यस। अब हम बात कर रहे थे मेटालिक बॉन्डिंग की। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो है और साइज कर्नल का साइज छोटा है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसके बीच में, ये जो मेटालिक बॉन्डिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है जितना साइज छोटा होगा एटम का उतनी बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ अल्काइल अर्थ मेटल एज कंपेरेटिव टू अल्कली मेटल, और अल्कली मेटल में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेरेटिव टू अल्कली मेटल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बॉन्डिंग होगी, उत्कर्ष नहीं है, उत्कर्ष नहीं है, जो मेटालिक बॉन्डिंग होगी अल्कलाइन अर्थ मेटल की वो अल्कली मेटल से ज्यादा होगी। ये बात समझ में आई आप लोग को? तो अगर बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा अल्कली मेटल से, उनकी हार्डनेस भी ज्यादा होगी और उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अल्कलाइन अर्थ मेटल में ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना, उतनी ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतनी ज्यादा हार्डनेस होगी, उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। तो अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की डेंसिटी ज्यादा होगी, अल्कलाइन अर्थ मेटल की हार्डनेस ज्यादा होगी, अल्कलाइन अर्थ मेटल की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी अल्कली मेटल से ज्यादा होगा। इज इट ओके? चलो, तो दिस इज अबाउट द मेटालिक बॉन्डिंग, जिसके कारण मैंने जिस मेटालिक बॉन्डिंग से आपकी तीन प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी मैंने। कौन कौन सी? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और हार्डनेस। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अल्कलाइन अर्थ मेटल एज कंपेरेटिव टू अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, डेंसिटी भी ज्यादा होती है और हार्डनेस भी ज्यादा होती है। ठीक है उत्कर्ष, ये वीडियो जितने भी है भी चिंता होती है ना कि आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, है ना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पे। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों, तो आप सब जानते हो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हम अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है क्योंकि साइज बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपेरेटिव स्टडी करें अल्कली और अल्कलाइन मेटल की, तो मुझे बताओ कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? जिसका साइज बड़ा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है अल्कली मेटल की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अल्कलाइन मेटल से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि जितना साइज बड़ा होगा उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन देगा, जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन देगा उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है अल्कली अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एज कंपैरेटिव टू अल्कलाइन मेटल, क्योंकि अल्कली मेटल का साइज बड़ा होता है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इसलिए अल्कली मेटल बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एज कंपैरेटिव टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। इज इट ओके? बात करती है, देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसे लिखते हैं, हाँ? लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम ना, रेडियो एक्टिव को नहीं लिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की मतलब क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट? जो कितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका साइज बड़ा होगा वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी। मतलब सीजियम का साइज ज्यादा बड़ा है कंपेरेटिव रूबिडियम, तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। तो हम देखते हैं डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो सबसे अच्छी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी होगी? बेरियम की, फिर स्ट्रोंशियम की, फिर कैल्शियम की, फिर मैग्नीशियम की। मतलब ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है। लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल की, तो कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? अल्कली मेटल, क्योंकि इनका साइज इनसे बड़ा होता है। आपको पता है ना डाउन द सॉरी लेफ्ट राइट जाने पे साइज कम होता है, तो अल्कली मेटल का साइज बड़ा है, तो इसलिए ये ज्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एज कंपेरेटिव टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये बात समझ में आ गई आप लोग को? पहली चीज तो ये समझो, ये समझ में आ गई? मैं समझा देती हूँ तुम लोगों को। कल हमने पढ़ा था एक्वस सॉल्यूशन में, और एक्वस सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि सोडियम से अच्छा पोटेशियम, पोटेशियम से अच्छा रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम, और सबसे अच्छा क्या? लिथियम। और हमने कहा था ये इसलिए होता है क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? मैंने आपको बताया था, इट इज सम ऑफ थ्री एनर्जी, के बिजनेस में आप कितना पैसा लगा रहे हो, कितना मिल रहा है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका ज्यादा होता है लिथियम का। कैसे मेजर करते हैं? इट इज द सम ऑफ थ्री एनर्जी, तीन एनर्जी का सम होता है। कौन कौन सी? सब्लिमेशन एनर्जी, इसमें लिथियम जो सॉलिड है उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एनर्जी दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव में होती है। उसी तरह से हम गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं आयन में, है ना, लिथियम आयन में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और हम इसमें भी एनर्जी दे रहे हैं मतलब ये भी पॉजिटिव होगा।
लेकिन जब लिथियम आयन को हम वाटर में डालेंगे तो वाटर और लिथियम आयन का क्या होगा, बॉन्डिंग होगी और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज होगी, जब भी एनर्जी रिलीज होती है साइन कन्वेंशन क्या होता है, नेगेटिव। मतलब यहाँ पर एनर्जी लगा रहे हो, यहाँ पर आपने 4 एनर्जी लगाई, यहाँ 4 एनर्जी लगाई, लेकिन यहाँ पर कितनी मिली आपको, 10। तो टोटल सम क्या होगा, ये देखो, टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द सम ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। तो सम कितना आ रहा है, यस सम बताओ मुझे कितना आ रहा है बच्चों, 4, सॉरी +4 है ना, दोनों +4 में होगा, 4 + 4 प्लस -10 है ना, यहाँ पर -10 एनर्जी रिलीज हुई। तो सम कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है, -2। -2 मतलब आंसर माइनस में आ रहा है, मतलब एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, मतलब जितनी एब्जॉर्ब हुई इससे ज्यादा रिलीज हुई। बिजनेस में जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा हमको मिल गया। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब वो मेटल अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। तो क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में आता है वाटर में जाने के बाद, इसलिए लिथियम जो है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको बात समझ में आई बच्चों? प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क द क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। देखो, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन देना मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं हम ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसी भी मेटल का जब हम मेजर करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो 3 एनर्जी का सम होता है। कौन कौन सी एनर्जी, देखो किसी भी मेटल को जब तुम वाटर में डालोगे तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन देगा, वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। किसी भी मेटल को जब तुम वाटर में डालोगे तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस मेटल को तुम्हें हीट करना पड़ेगा और सॉलिड से गैस में लाना पड़ेगा, और इसमें तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस एनर्जी को तुम बोलते हो सब्लिमेशन एनर्जी। जब मेटल गैसियस स्टेट में आ गया तो उसमें से तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना, उसको आयोनाइज करना पड़ेगा ना, अलग अलग करना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे, उसमें उसको इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तुम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तुम्हें चाहिए ना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, तो उसमें से तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे। इलेक्ट्रॉन निकालने में फिर तुम्हें न्यूक्लियस से लड़ना पड़ेगा, मतलब तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जब मेटल एटम आयोनाइज हो गया और अब वो आयोनाइज मेटल जो है वो अब वाटर में तुम्हें डालकर वाटर से रिएक्ट करेगा। तो तुम्हें पता है ना कि जितना छोटा एटम होता है उतना ज्यादा उसका हाइड्रेशन होता है, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी। तो होता क्या है बच्चों कि लिथियम के केस में क्योंकि उसका साइज छोटा है, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, बहुत ज्यादा रिलीज होती है, जो कॉम्पेंसेट कर लेती है सम ऑफ सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन को। जैसे इसमें 4 एनर्जी रिलीज हुई, इसमें 4 एनर्जी रिलीज हुई और इसमें 10 एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, हाइड्रेशन में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द सम ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। जो इनका सम अगर नेगेटिव में आता है तभी वो मेटल अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अगर सम पॉजिटिव में आया तो वो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। तो हम ये देखते हैं सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हमें निकाला तो लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे नेगेटिव में आता है। इसका मतलब ये है कि लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। इज इट ओके? तो लिथियम को मैं सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करूंगी पहले, बिकॉज आई हैव टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन ना। ऐसे मेटल में से इलेक्ट्रॉन, सॉलिड में से कैसे इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगी, सॉलिड को मैंने पहले गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी तो मैं इलेक्ट्रॉन निकाल पाऊंगी ना, ये तो कैसे निकाल लूंगी बताओ। तो ये मेटल मेरा सॉलिड है, इसको मैं गैस में कन्वर्ट करूंगी। तो गैस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी और इस एनर्जी को मैं बोलती हूँ सब्लिमेशन एनर्जी, है ना। और क्योंकि मुझे एनर्जी लगाना है इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है स्निग्ध, है ना स्निग्ध? यस मैम। अब जब गैस में आ गया तो अब तुम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तुम्हें पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? The energy which is required to take out the electron from the isolated gaseous atom। तो गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं उसको? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ से तुम एनर्जी दोगे इसको और इसको आयोनाइज कर दोगे, तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि तुम यहाँ भी एनर्जी लगा रहे हो, तुमने यहाँ भी एनर्जी लगाई, तुमने यहाँ भी एनर्जी लगाई। तो तुम्हारा जो है ये सपोज करो ये मैंने +4 लिख लिया, ये भी सपोज करो +4 आया, ठीक है, या +3 ले लो उसको, चलो +3 आया। अब तुम्हारा लिथियम आयन कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखो पानी से रिएक्ट करने, पानी किससे कौन रिएक्ट करता है? आयन ही रिएक्ट करता है। तो ये आयन, तो मैं गैस को आयन में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि तुम्हें पानी से रिएक्शन करवानी है। तो अब पानी में क्या होगा, ये लिथियम आयन जो है
ये वाटर से रिएक्ट करेगा। और इसमें हमने हाइड्रोजन एंथैल्पी का कांसेप्ट क्या पढ़ा है कि जितना छोटा आयन होगा उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स से वो बॉन्ड बनाएगा और उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। तो लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट रिएक्ट करता है और बनाता है लिथियम हाइड्रेटेड सॉल्ट। पानी से बॉन्ड बना लिया इसने, ठीक है, हाइड्रेटेड लिथियम। अब इस दौरान तुम्हें पता है ना स्नेक कि जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। देखो यहाँ पर बॉन्ड बना है तो यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं रिलीज होगी, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। तो पानी के साथ लिथियम आयन ने बॉन्ड बनाया है तो यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है और इस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं स्निग्ध, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है स्निग्ध। अब यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब एनर्जी किसमें होगी, नेगेटिव में। तो सपोज करो यहाँ नेगेटिव होगी, नेगेटिव -10, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं ई नॉट से, है ना स्निग्ध। और ई नॉट जो होता है स्निग्ध वो इट इज द सम ऑफ ऑल थ्री एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी स्निग्ध, विच एनर्जी, ये तीन एनर्जी, एक दो तीन। तो ये तीन एनर्जी का सम होता है कौन, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, जिसे हम बोलते हैं ई नॉट, है ना। तो देखो सब्लिमेशन एनर्जी कितनी है हमारे यहाँ पर, सब्लिमेशन एनर्जी है ना, यहाँ लिख दूं ऊपर, ये दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सम ऑफ थ्री एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। कितनी है सब्लिमेशन एनर्जी, 4, आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 3, हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है, +10। आंसर कितना आएगा स्निग्ध, मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है स्निग्ध, -2। -2 आ रहा है स्निग्ध कि -3 आ रहा है, -3। -3। तो आंसर माइनस में आया ना। तो अगर आंसर माइनस में आया इसका मतलब ये है कि इट इज वेरी इजी फॉर द मेटल टू गिव द इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटल इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका मतलब लिथियम का आंसर नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब लिथियम का आंसर सबसे ज्यादा नेगेटिव में आता है, सारे अल्कली मेटल में सबसे ज्यादा नेगेटिव आंसर आता है लिथियम का। कि लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। या हम कह सकते हैं कि ई नॉट या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, इसके बहुत सारे नाम है, रिडक्शन पोटेंशियल या ई नॉट, है ना, लिथियम का सबसे नेगेटिव होता है ना, इसलिए वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और तुमसे अगर पूछेंगे कि व्हाई लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, तो तुम कह सकते हो बिकॉज लिथियम इज हैविंग हायर हायर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्योंकि लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उसकी हाईली नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, एंड इज द रीजन व्हाई इट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है इसलिए वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है एक्वस सॉल्यूशन में। या तुम दो कि बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, मैंने तो ये लिखवाया तुमको कॉपी में कि बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम इज द बेस्ट। क्योंकि जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी तभी तो आंसर नेगेटिव में आएगा ना। तो क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, इट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। या इसका इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव में होता है। इज इट ओके बच्चों, सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी अल्कलाइन अर्थ मेटल की। एक दो प्रॉपर्टी देखो, सॉल्यूशन रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया सेम अल्कली मेटल जैसा ही है। आपको पता है ना अल्कली मेटल को जब हम पानी में सॉरी अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल को जब हम अमोनिया में डिसॉल्व करेंगे तो वही होगा कि मेटल एटम बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेगा। जैसे कि अल्कलाइन मेटल को एम को अमोनिया में डिसॉल्व किया है ना, तो हमने यहाँ पर लिखा था X + Y अमोनिया, याद है आपको। तो ये मेटल जो है, चाहे अल्कली मेटल ले लो चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लो, कोई भी मेटल ले लो, इसके साथ रिएक्ट करेंगे और ये आयन बना लेंगे। तो ये NH3X प्लस इलेक्ट्रॉन NH3Y, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन और ये मेटल आयन, ये भी अमोनिएटेड हो गया। अब इसका कलर क्या होगा, ब्लू। क्यों होगा इसका कलर ब्लू, क्योंकि जो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कलर देता है। तो बिकॉज ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, ब्लू कलर की लाइट इमिट करेगा, इसलिए सॉल्यूशन कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। फिर ये सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कंडक्टर मतलब क्या, कौन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, आयन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आयन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फिर जब तुम उसे हीट करोगे तो ये ब्लू से ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने अदिति को लिखवाया भी है, तुम लोग ले लेना उससे। ब्लू से ब्रॉन्ज क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो वो ब्लू से ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट ओके, समझ में आ गया सबको। इसी तरह से ध्यान रखना, अभी मैंने बताया था कि लिथियम है ना, लिथियम का बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, याद है तुम लोग को, मैंने कहा था कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो मैंने कहा था लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम से, बेरिलियम कैसे शो करेगा, एल्यूमिनियम से। तो यहाँ तुम लोग पढ़ लेना कि बेरिलियम एल्यूमिनियम से किस किस प्रॉपर्टी में डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहा है। और यहाँ पर बेरिलियम एनोमलस बिहेवियर शो करेगा अपने ग्रुप में बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, हाई पोलराइजिंग पावर, ये सब। इसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल भी
सारे ऑक्सो सॉल्ट मतलब H2SO4, H2CO3, HNO3 ये ऑक्सो एसिड्स हैं, इनके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है ऑक्सो सॉल्ट, है ना, जैसे MCO3, है ना, MNO3 होल ट्वाइस। तो इस तरह से ये भी ऑक्सो सॉल्ट बनाता है। इन ऑक्सो सॉल्ट की जो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी है वो ऊपर से नीचे जाने में सेम ही रहती है ना, ये ध्यान रखना, ऊपर से नीचे जाने में इनकी सॉल्युबिलिटी सेम ही होती है। क्यों सेम होती है? क्योंकि इनकी ऊपर से जाने में हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम हो रही है और लैटिस एंथैल्पी भी कम हो रही है, तो दोनों ही कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी सेम ही होती है ना, बल्कि कहो कि थोड़ी बहुत डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा कम होती है लैटिस एंथैल्पी से। तो आप ये कह सकते हो कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो नीचे जाने पे कम हो जाती है। अच्छा बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ई नॉट वैल्यू है कैल्शियम की, और उन्होंने पूछा, एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, ई नॉट ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये सेम होता है। तो ई नॉट किसका सम होता है? इट इज सम ऑफ सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंड हाइड्रेशन, है ना। तो इन तीनों का जो सम होता है किस किस का, कौन कौन सी एनर्जी का? सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो इन सब का जो सम होता है तीनों के लिए सेम होता है, इसलिए इनका इन तीनों का ई नॉट जो है उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये समझ में आया? उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का ई नॉट मतलब रिडक्शन पोटेंशियल सेम क्यों होता है? तो रिडक्शन पोटेंशियल किस किस का सम होता है? सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन, इनका सम होता है। तो इन तीनों अल्कलाइन अर्थ मेटल की तीनों एनर्जी सेम होती हैं, इसलिए इनका ई नॉट पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? Yes. स्ट्रोंशियम की सॉलिड में था, इसको गैस में कन्वर्ट किया, है ना। क्या था मुझे बताओ? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, बेरियम भी सॉलिड में था, इसको तुमने बेरियम को गैस में कन्वर्ट किया। तो स्निग्ध भाई यहाँ पर एनर्जी तुम्हें जो लगाई वो निकाल लगाई दो, मतलब यहाँ तुम कौन सी एनर्जी लगाओगे? सब्लिमेशन एनर्जी लगाओगे ना, दो एनर्जी लगाई। यहाँ पर भी तुम्हें दो ही एनर्जी लगाई, दो एनर्जी लगाने पे ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसी तरह से दो एनर्जी लगाने पे ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसी तरह से दो एनर्जी लगाने पे ही ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों तीनों की सब्लिमेशन एनर्जी को आई दो। अब आयोनाइज करना है तुम्हें, आयोनाइज मतलब कैल्शियम को कैल्शियम पॉजिटिव में करना है, स्ट्रोंशियम को स्ट्रोंशियम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और बेरियम को बेरियम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो सपोज करो आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर लगी इसकी 3, यहाँ पर भी इसकी कितनी लगी 3, यहाँ पर भी इसकी कितनी लगी 3। देखो सब्लिमेशन एनर्जी भी तीनों की 3 है, सॉरी आयोनाइजेशन जी भी 3 है और सब्लिमेशन भी तीनों की 2 थी, तो सेम एनर्जी लग रही है, तीनों की सेम ही एनर्जी आ रही है। ये तो एक्सपेरिमेंट वाले से कर रहे हैं वो लोग। तो जब सेम ही आ रही है एनर्जी, तो इनका जो ई नॉट पोटेंशियल होगा वो क्या होता है? वो सम होता है किस किस का? सब्लिमेशन का, आयोनाइजेशन का और हाइड्रेशन का। तो जब सारी तीनों की वैल्यू सेम है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही आएगी।